हेलो एवरीवन, वेलकम टू JNEET स्टडी सर्कल। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 6 जो कि है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कंटिन्यू करेंगे। ये उस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। अगर आपको फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देखने हैं तो वो ऊपर आई कार्ड में पॉपअप हो जाएंगे। सो मेक श्योर पहले आप उसे देखें एंड देन इसे मूव ऑन करें। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा है रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन का क्या मीनिंग होता है? रेप्लिकेशन का मीनिंग होता है कि किसी चीज़ का रेप्लिका बन रहा है, उसकी कॉपी बन रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे कि डीएनए अपनी कॉपीज़ कैसे बनाता है, अपने आप को और आगे प्रोड्यूस कैसे करता है। तो हमारे आपको याद होगा वॉटसन एंड क्रिक ने हमें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बताया था उसका डीएनए का। तो उसके बेसिस पे उन्होंने ये आइडिया लगाया था, इन्हें ये थोड़ा सा वो लगा था कि भाई ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर से हमारा डीएनए किस तरह रेप्लिकेट हो सकता है, किस तरह उसके आगे प्रोडक्शन हो सकती है। तो इस चीज़ का इन्होंने कहा था कि हमें आइडिया लगा सकते हैं, बट इसके पास कोई प्रूफ नहीं था। तो उन्होंने क्या बोला था कि क्या हो सकता है, किस वे में होता है। तो इस पूरे पैराग्राफ में, इस पूरे सेक्शन में हमारा ये इंपॉर्टेंट है कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है उसका, कि जिसमें वो फर्दर हमारा रेप्लिकेट करता है डीएनए। तो क्या होता है पहले रीड करते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। टू स्ट्रैंड्स would separate and act as template for synthesis of new complementary strands. After completion of replication, each DNA molecule would have a parental and a newly synthesized strand. ये स्कीम हमारी होती है सेमी कंजर्वेटिव। तो क्या मीनिंग बना है इसका, मैं आपको इसे ड्रॉ करके बताती हूँ अलग से, ताकि हम इसे इजीली समझ सकें। सो लेट्स से कि हमारा जो पेरेंटल डीएनए है वो हम रेड से डिपिक्ट करते हैं। तो जैसे ये हमारा पेरेंटल डीएनए है, तो ये दो स्ट्रैंड हो गई। अब क्या होगा आगे, ये दो स्ट्रैंड हैं तो हमें हमारा ये आगे वो करेगा डिवाइड। कैसे? ये एक स्ट्रैंड अलग हो जाएगी और ये दूसरी स्ट्रैंड अलग हो जाएगी। तो ये कैसे हो जाएंगे, ये एक स्ट्रैंड हो गई, ये दूसरी स्ट्रैंड हो गई। अब ये दोनों स्ट्रैंड्स हमारी ये फर्दर आगे वो करेगी रेप्लिकेट अपने आप को, ये अपने आप को रेप्लिकेट करेगी। तो जब ये अपने आप को रेप्लिकेट करेंगे तो क्या होगा, इसने अपने आप को मल्टीप्लाई किया, इसने अपने आप को किया, तो एक तो ओरिजिनली रहेगी, पर एक जो दूसरी आएगी वो हमारी वो आ जाएगी, न्यूली सिंथेसाइज्ड। तो इसी तरह हमारा जो ये है ओरिजिनल, ये ओरिजिनल एक रह जाता है, तो ये सेमी कंजर्व हो जाता है हमारा दूसरा। वैसे देखा जाए तो वैसे तो डीएनए का जो वो है हमारा पेयरिंग, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह, उनका ऑर्डर तो सेम ही होगा। जैसे ATGC हमारा जो बेसिस है उनका ऑर्डर तो सेम ही रहता है, डीएनए तो सेम ही रहता है, बट जो फिजिकल कॉपी होती है हमारी पेरेंट डीएनए की, पेरेंट स्ट्रैंड की, वो सिंगल ही रहती है, सेमी कंजर्व होती है। अब इससे हम इसको आगे देख सकते हैं। जैसे अगर हमारा ये है, इसमें क्या होगा अब नेक्स्ट, इसमें हमारे ये 4 स्ट्रैंड्स में डिवाइड होगा। ये इसमें से 2 निकलेंगे, इसमें से 2 निकलेंगे, और कैसे होंगे, एक रेड होगा और एक ब्लू होगा। सिमिलर इसमें होगा, एक रेड होगा और एक ब्लू होगा, और हमारा एक नई कॉपी बनेगी। अब इनकी एक नया वो आएगा सिंथेसाइज, ये अलग कलर से दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये एक न्यूली सिंथेसाइज्ड वो आ गया, तो इससे हमारा इसमें भी सेमी कंजर्व हो गया। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हमारे डीएनए रेप्लिकेट करता है, फिजिकल कॉपी एक स्ट्रैंड की, पेरेंट स्ट्रैंड की सिर्फ एक आती है और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड आती है। और यही सेम चीज़ इन्होंने हमें यहाँ बोली, इसको हम सेमी कंजर्वेटिव मॉडल बोलते हैं रेप्लिकेशन का। तो जो ये सेमी कंजर्वेटिव वो है, ये हमारा वॉटसन एंड क्रिक ने सजेस्ट किया था कि डबल हीलिक हमारा अगर डीएनए का वो होता है स्ट्रक्चर, तो उसके बेसिस पे सेमी कंजर्वेटिव मेथड जो है वो सबसे वो है प्रोबेबल, ये सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये होगा। बट इसका इनके पास कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था, कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं था। तो इसका अब हमारे को प्रूफ किसने दिया, इसका प्रूफ हम पढ़ते हैं हमें किसने दिया था। तो ये इसका है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ सेमी कंजर्वेटिव हमारे रेप्लिकेशन मॉडल का। तो इट इज़ नाउ प्रूवन दैट डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। तो अब तो हमें पता है कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली करता है, बट प्रूफ किसने दिया था, तो देखते हैं। ये हमारा दिया था हमें मेसेल्सन एंड स्टाल ने, मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल ने 1958 में। इनके नाम याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट होते हैं इसके। तो इन्होंने कैसे किया था, हमें सबसे पहले इन्होंने इकोलाई में हुआ था, फिर उसके बाद हमारे हायर प्लांट्स और मतलब हायर ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट्स, ह्यूमंस वगैरह में, उनमें हुआ था हमारा आइडेंटिफाई। पर सबसे पहले हमारा इकोलाई में हुआ था, एस्चेरिचिया कोलाई में हुआ था, और वो हमारा किसने दिया था, हमें मेसेल्सन एंड स्टाल ने दिया था। हम पढ़ते हैं इन्होंने क्या किया था।
तो ये जो हमारा ये है एक्सपेरिमेंट, इसको हम इस डायग्राम को देख के समझते हैं। हमारे इस डायग्राम में जो उन्होंने शो किया हुआ है, तो इसमें इन्होंने स्टार्टिंग में हमें दिखाया है कि ये हमारे पास एक डीएनए है, डबल हेलिकल डीएनए है, और ये हमारा इन्होंने किस में डाल दिया, ये है इन्होंने डाल दिया N15H4Cl के मीडियम में डाल दिया इन्होंने इसे। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारा मीडियम है, यहाँ पे ये हमारा N15H4Cl का मीडियम है। तो इसमें जो ये N15 है, ये क्या है, ये हमारा नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप है। और ये हैवी आइसोटोप जो है ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव नहीं है, बस इसकी डेंसिटी हैवी है। तो इसके मीडियम में इन्होंने डीएनए इसको इकोलाई को डाल दिया, और इकोलाई को इन्होंने इसमें डाल दिया और काफ़ी जनरेशन तक ग्रो कराया, उसे काफ़ी जनरेशन तक उसमें छोड़े रखा। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो ये हमारा N15 है, ये हमारा नाइट्रोजन कंटेनिंग जितने कंपाउंड होते हैं, और सबसे मेन चीज़ क्या, डीएनए, उसमें इनकॉर्पोरेट हो गया हमारा ये N15। तो इसकी वजह से जो हमारा डीएनए अब इस इकोलाई में है, इस मीडियम वाले इकोलाई में है, वो N15 वाला डीएनए है, मतलब उस डीएनए में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन 15 है, हैवी डीएनए वो है नाइट्रोजन। तो फिर इन्होंने नेक्स्ट क्या किया, अब ये हमारा जो हैवी डीएनए है इसको इन्होंने डाल दिया दूसरे मीडियम में, और वो दूसरा मीडियम क्या था, वो हमारा दूसरा मीडियम है, अब इन्होंने इसको डाल दिया ये N14H4Cl के मीडियम में। अब ये N14 जो होता है ये हमारा N15 से लाइट होता है वेट में। ये लाइट और हैवी का हम कैसे पता लगाते हैं, जब हम इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं। कैसे, किस चीज़ में कराते हैं, सीजियम क्लोराइड में, ये देखिए ऊपर भी लिखा होगा, हम इसकी सीजियम क्लोराइड में जब इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं SCCl में, तो हमारा जो ये होता है क्या कहते हैं N15 और N14, ये डेंसिटी के बेसिस पे डिवाइड हो जाता है, हमारे डेंसिटी के बेसिस पे अलग अलग हो जाता है। तो हम इसको इसी वे में इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा लाइट है और कौन सा हैवी है। N15 हैवी होता है, N14 लाइट होता है। तो फिर इन्होंने क्या किया, इसको पहले तो N15 के मीडियम में काफ़ी जनरेशन्स तक ग्रो कराया, और फिर उसके बाद इसे N14 के मीडियम में डाल दिया। अब इन्होंने जब इसे N14 के मीडियम में डाला, तो उसके बाद 20 मिनट्स बाद ही हमारा डीएनए रेप्लिकेट हो गया। 20 मिनट्स बाद क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारा इकोलाई होता है उसकी रेप्लिकेशन की वो होती है, क्या कहते हैं, टाइम जो लेता है वो 20 मिनट्स लेता है, 20 मिनट्स में वो डिवाइड करता है। तो जब 20 मिनट्स बाद वो डिवाइड हुआ, तो इन्होंने ये चीज़ नोटिस करी कि हमारे 2 डीएनए निकल के आए, क्योंकि एक है, एक से 2 डिवाइड होंगे। तो जो 2 डीएनए निकल के आए, आपको याद होगा सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में कैसे होता है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में हमारा एक जो स्ट्रैंड होती है वो हमारी रह जाती है पेरेंटल की, और दूसरी स्ट्रैंड जो है वो हमारी आ जाती है न्यूली सिंथेसाइज्ड। तो इसमें इनकी और ईजिली दिखाई दे रही थी, क्योंकि जो इनकी पेरेंटल स्ट्रैंड थी वो N15 वाली थी, N15 था उसमें डीएनए में, और जो न्यू स्ट्रैंड थी वो हमारी N14 वाली थी। तो ये हमारा एक हाइब्रिड फॉर्म हो गया, एक हैवी स्ट्रैंड का एक लाइट स्ट्रैंड का हाइब्रिड फॉर्म हो गया। तो 2 हाइब्रिड डीएनए इन्हें मिले। फिर 20 मिनट्स इन्होंने वेट किया, फिर 20 मिनट्स बाद हमारा इकोलाई फिर से हुआ, 40 मिनट्स हो गए टोटल हमारे। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ और ये हमारा ये N14 वाले मीडियम में ही है, अब ये N15 वाले मीडियम का काम खत्म हो गया, अब सब कुछ N14 के मीडियम में हो रहा है। तो 20 मिनट्स बाद क्या हुआ, और 20 मिनट्स 20 + 20 40 मिनट्स बाद, तो फिर हमारा ये क्या हुआ, अब दूसरी बार इकोलाई डिवाइड हुआ, तो 2 से 4 बन जाएंगे। तो अब क्या हुआ, पेरेंटल स्ट्रैंड एक ही आती है। तो पेरेंटल स्ट्रैंड हमारे पास जो N15 वाली थी वो 2 ही थी, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती वो, क्योंकि अब हमारा N14 में ही चल रहा है। तो ये 2 स्ट्रैंड थी, ये 2 हमारी इसमें आ गई, ये एक आ गई, ये एक दूसरी आ गई, और बाकी जितनी स्ट्रैंड थी वो सारी हमारी N14 वाली आ गई। तो ये 2 हमारे पास हाइब्रिड आ गए, और ये 2 हमारे पास 2 न्यू कॉम्बिनेशन आ गई। ये क्या है, ये हमारा लाइट डीएनए कहेंगे हम इसे, क्योंकि इसकी दोनों स्ट्रैंड हमारी N14 है इसमें। तो हमारे पास 3 इसमें वो आए हैं, 3 अलग अलग तरह के डीएनए आए हैं। कैसे, एक हैवी आया है जिसमें हमारा N15 है, एक हमारे पास हाइब्रिड आया है जिसमें हमारा N15 भी है और N14 भी है, और एक हमारा लाइट आया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ N14 है। तो ये 3 हमारे पास कॉम्बिनेशन आए हैं, और इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से वो पता लगा पाए कि हमारे को जो हमारा सेमी कंजर्वेटिव मॉडल होता है ये हमारा करेक्ट है उसके लिए, कि डीएनए रेप्लिकेशन इसी उसके थ्रू होता है। और ये मैंने आपको बताया था कि सेंट्रीफ्यूगेशन इन्होंने करी थी सीजियम क्लोराइड के उसमें मीडियम में, सीजियम क्लोराइड के उसमें इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन करी, तो इन्हें ईजिली आइडेंटिफाई हो गया कि हमारा N15 जो है वो सबसे ज़्यादा हैवी है, तो वो सबसे ज़्यादा नीचे आएगा।
फिर बीच में हमारा हाइब्रिड आएगा और सबसे ऊपर हमारा लाइट वाला आएगा। क्योंकि और ये आपको याद रखना है अच्छे से कि जो N15 है हमारा रेडियो एक्टिव नहीं होता है, इसकी सिर्फ डेंसिटी हैवी होती है, इसका वेट ज़्यादा होता है। तो ये N15 वाला सबसे ज़्यादा हैवी होता है। N14 मतलब लाइट, जिसमें दोनों N14 हो, वो सबसे लाइट होता है और हाइब्रिड हमारा बीच में आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यही सब कुछ इन्होंने हमें यहाँ पर बताया है। ये हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने हमें N15H4Cl के मीडियम में रखा, जहाँ पे हमारा N15 जो है वो हैवी आइसोटोप है और काफ़ी जनरेशन्स तक ग्रो कराया। N15 हमारा इनकॉर्पोरेट हो गया न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए में। और हम इसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इसको नॉर्मल डीएनए से सीजियम क्लोराइड की उसमें कराएं। अगर हम सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी ग्रेडियंट में हम कराएं इसको। और ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि N15 रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है, से उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट फिर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वाले में इन्होंने हमें डाल दिया इसको इकोलाई को N14H4Cl के मीडियम में डाल दिया और फिर इसको सेपरेट किया। फिर से इन्होंने सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट की हेल्प से इन्होंने डेंसिटी के बेसिस पे इसको सेपरेट किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है इन्होंने कि हमारा जो फर्स्ट इन्होंने 1 जनरेशन जो हमारी चेंज करने के बाद, मीडियम चेंज करने के बाद जो फर्स्ट जनरेशन उन्होंने निकाली, तो उसमें एक हाइब्रिड होता है और एक मतलब इंटरमीडिएट डेंसिटी, क्योंकि उसमें NH4 N14 और N15 दोनों होते हैं, तो इसलिए वो हाइब्रिड है और इंटरमीडिएट उसकी डेंसिटी है। अब डीएनए हमारा इसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें से जब एक्सट्रैक्ट किया, मतलब 40 मिनट्स के बाद, तो उसमें इक्वल अमाउंट्स ये हाइब्रिड थे और लाइट के, मतलब 2 हाइब्रिड थे 2 लाइट थे। इसमें क्या है, इसमें ये है कि हमारा एक्सपेरिमेंट किया था, किन्होंने किया था, नाम मार्क कर लीजिए, टेलर एंड क्लेग्स ने। कब किया था, 1958, तो सेम ईयर एज मेसेल्सन स्टाल। उन्होंने भी 1958 में किया था और इन्होंने भी 1958 में किया था। इन्होंने किसके ऊपर किया था, इन्होंने विशिया फाबा या फिर फाबा बीन्स के ऊपर किया था। क्या आइडेंटिफाई किया था इन्होंने, यूज़ किया था रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को यूज़ करके इन्होंने डिटेक्ट करना चाहा था वही सेम चीज़ कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए की, वो कैसे होती है क्रोमोसोम्स में, तो ये इन्होंने आइडेंटिफाई करना चाहा था। और इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया था, इसका कंक्लूजन ये निकल के आया था कि जो हमारा डीएनए क्रोमोसोम्स के अंदर होता है वो भी हमारा सेमी कंजर्वेटिवली करता है। तो इससे क्या पता लगा कि हमारा डीएनए जो नॉर्मली वो करता है रेप्लिकेट, वो भी सेमी कंजर्वेटिवली करता है और क्रोमोसोम्स के अंदर भी सेमी कंजर्वेटिवली ही वो करता है हमारा। तो अब हम चलते हैं द मशीनरी एंड द एंजाइम्स। तो इसमें उन्होंने बोला है इन लिविंग सेल्स, जैसे कि इकोलाई का एग्जांपल दिया है। इसमें रेप्लिकेशन के लिए हमारे एक सेट ऑफ कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। अब कैटलिस्ट आपको पता होगा, कैटलिस्ट क्या होते हैं, ये हमारा जो रिएक्शन हो रहा होता है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने की वजह से क्या होता है, हमारी एनर्जी एक तो कम कंज्यूम होती है उस रिएक्शन में और उसकी स्पीड तेज़ हो जाती है, मतलब तेज़ चलता है वो रिएक्शन। और इस सब की वजह से ओवरऑल हमारा जो रिएक्शन होता है वो काफ़ी एफिशिएंट हो जाता है। वैसे तो रेप्लिकेशन हमारा अपने आप भी हो सकता है, बट कैटलिस्ट लगाने की वजह से ये रिएक्शन हमारा एफिशिएंट हो जाता है, ये प्रोसेस हमारा एफिशिएंट हो जाता है। अब हमारा मेन एंजाइम जो यूज़ होता है हमारे रेप्लिकेशन में, ये होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब ये पॉलीमरेज क्या होते हैं, ये मैं आपको अलग से बताती हूँ। पॉलीमरेज हमारे एक ग्रुप होता है एंजाइम्स का। अब ये जो ग्रुप है हमारा एंजाइम्स का, इसको हम फर्दर 2 में डिवाइड कर सकते हैं। 2 में कैसे, एक हमारा होता है डीएनए का, डीएनए पॉलीमरेज, और एक होते हैं आरएनए पॉलीमरेज। वैसे तो ये पॉलीमरेज होता क्या है, पॉलीमरेज मतलब ये हमारा पॉलीमर्स फॉर्म करता है। पॉलीमर्स आर नथिंग बट हमारे न्यूक्लिक एसिड्स को फॉर्म करता है। तो ये जो एंजाइम होता है ये हमारा न्यूक्लिक एसिड्स को फॉर्म करने के लिए होता है। तो सबसे पहले जो हमारे डीएनए होते हैं ये हमारे 2 होते हैं। पहला होता है हमारा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये मैंने यहाँ पे DP ऐसे स्मॉल लिख दिया, आप समझ जाना। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये हमारा डिपेंड किस चीज़ पे करता है, डीएनए पे, और पॉलीमराइज क्या करता है, डीएनए। तो मतलब जो हमारे डीएनए की स्ट्रैंड होती है ये डीएनए पे ही डिपेंड करता है, ये डीएनए को ही टेम्पलेट की तरह यूज़ करके डीएनए ही फॉर्म करता है, डीएनए को ही पॉलीमराइज करता है। तो इसलिए इसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब इसी तरह हम सेकेंड का खुद ही अपना आइडिया लगा सकते हैं। सेकेंड हमारा होता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज।
तो ये क्या करता है, ये भी हमारा आरएनए पे डिपेंडेंट है, मतलब ये आरएनए को अपना टेम्पलेट की तरह यूज़ करेगा और फॉर्म क्या करेगा, क्या चीज़ पॉलीमराइज करेगा, डीएनए को पॉलीमराइज करेगा। तो ये हमारे दो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, डीएनए को फॉर्म करने के लिए दो होते हैं, ये होते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पे हम जाएँ तो आरएनए का भी ऐसे ही हम दो लिख सकते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। अब सिंस हम ये आरएनए पॉलीमरेज की बात कर रहे हैं तो दोनों केस में हमारे आरएनए ही पॉलीमराइज होंगे, मतलब आरएनए ही फॉर्म होंगे। बट फर्स्ट जो हमारा है ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, मतलब ये हमारा आरएनए को टेम्पलेट की तरह यूज़ करके आरएनए ही फॉर्म करेगा। सेकंड हमारा है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये हमारे डीएनए को टेम्पलेट की तरह यूज़ करके आरएनए को पॉलीमराइज करेगा, फॉर्म करेगा। तो ये हमारे पॉलीमरेज होते हैं, ये इनके अलावा हमारे और इसमें हमारे चैप्टर में ज़रूरी नहीं है। तो यही बोला है इन्होंने, द मेन एंजाइम हमारा यहाँ पे मार्क कर लीजिए, मेन एंजाइम है हमारा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और ये हमारे डीएनए को ही टेम्पलेट की तरह यूज़ करके हमारा डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमराइजेशन कराता है, मतलब डीएनए की पॉलीमराइजेशन कराता है हमारे ये। अब सिंस ये हमारे जो एंजाइम्स हैं, ये कैटलिस्ट हैं, ये हमारे क्या चीज़ कैटलाइज कर रहे हैं, हमारे पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स की। अब न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, ये न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं, ये हमारी बॉडी में हमारे हम कह सकते हैं कि बेसिस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट मतलब हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि यही डीएनए और आरएनए वगैरह हमारी बॉडी में और चीज़ों के रिएक्शंस करवाते हैं और चीज़ों को आगे फॉर्म करवाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें अगर गलती हो गई तो वो गलती बहुत ज़्यादा बड़ी होगी और बहुत डिवास्टेटिंग होगी हर चीज़ों के लिए। और सेकेंडली क्या है कि हमें इनकी स्पीड तेज़ चाहिए, क्योंकि अगर ये हमारा डीएनए इतना लंबा होता है, अगर ये हमारा धीरे धीरे बनेगा तो इतना टाइम लग जाएगा कि हमारे और सेल्स फॉर्म ही नहीं हो पाएंगे। बिकॉज आपको याद होगा कि हमारी हर सेल्स के अंदर, हमारे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। तो यही इन्होंने यहाँ पे बताया है कि ये एंजाइम्स जो हैं ये हमें हाईली एफिशिएंट्स चाहिए, ये हाईली एफिशिएंट एंजाइम्स एज दे हैव टू कैटेगराइज पॉलीमराइजेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन वेरी शॉर्ट टाइम। तो ये हमारे जो एंजाइम्स हैं ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होने चाहिए। एफिशिएंट किस चीज़ में, सबसे पहले देखते हैं क्या बोला इन्होंने। जैसे ई कोलाई का एग्जांपल दिया, ई कोलाई में हमारे 4.6 × 10⁶ बेस पेयर होते हैं। ह्यूमन बींग्स में इससे भी ज़्यादा होते हैं। डिप्लॉयड कंटेंट याद रखिए, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड जब भी मेंशन होता है तो डिप्लॉयड कंटेंट हमारा है 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स। तो इतना ज़्यादा डीएनए इसका इतना लॉन्ग है, इसको बनाने में ई कोलाई का हमारा 18 मिनट्स में बन जाता है। इतने शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में इतना सारा डीएनए वो कर देता है ये रेप्लिकेट। तो ई कोलाई में इससे हम क्या आइडेंटिफाई कर पाए, इससे हमारा बेस पेयर पता है, हमें टाइम पता है, तो फिर ये हमें बता कर पाए कि हमारे 1 सेकेंड में ये 2000 बेस पेयर्स इसमें रेप्लिकेट हो रहे हैं, इसमें पॉलीमराइज हो रहे हैं ई कोलाई में। ये इसका एवरेज रेट निकल के आता है। अब फास्ट तो हो गया कि भाई हमने ये तो देख लिया कि भाई हमारा ये पॉलीमराइजेशन जो है ये हमारा फास्ट होता है, पर अब फास्ट के साथ हम दूसरी चीज़ ये वो नहीं कर सकते कॉम्प्रोमाइज़ कि इसमें गलतियाँ ज़्यादा हैं, इसमें कुछ मिस्टेक्स ज़्यादा हैं, क्योंकि हमें ये एग्जैक्ट चाहिए। इसमें अगर ज़्यादा गलतियाँ आएंगी, उन गलतियों को हम क्या कहते हैं, अगर हमारे डीएनए में कुछ गलतियाँ आती है तो उसको हम म्यूटेशन कहते हैं, आपको याद होगा। अगर ये म्यूटेशंस ज़्यादा बढ़ती चली गई, बहुत सारी म्यूटेशंस आ गई, तो इससे अलग अलग डिसऑर्डर्स, अलग अलग डिजीजेस इंसान में हो सकती है, जो कि हम किसी चीज़ से ट्रीट नहीं कर सकते सिंस वो हमारे डीएनए में प्रेजेंट है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ट्रीट। तो यही इन्होंने यहाँ पे बोला है कि हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए होती है। एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट इन म्यूटेशंस। अब ये चीज़ इन्होंने बोली है तो ये हम मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या बोला कि हमारे एंजाइम्स हाईली एफिशिएंट चाहिए हमें। ई कोलाई में हमारे ये पॉइंट मार्क कर ली, ई कोलाई में इतने होते हैं। ह्यूमन डिप्लॉयड कंटेंट हमारा इतना होता है। 18 मिनट्स में रेप्लिकेशन होता है ई कोलाई में। 2000 बेस पेयर्स होते हैं पर सेकेंड। और नेक्स्ट है कि पॉलीमराइजेशन हमारा फास्ट होना चाहिए, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होनी चाहिए, ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी तो उससे म्यूटेशन होगी। अब नेक्स्ट इन्होंने बोला है फर्दर मोर एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। मतलब जो हमारा रेप्लिकेशन का प्रोसेस है इसमें हमारी बहुत सारी एनर्जी वो होती है कंज्यूम। जैसे हम इसमें कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, एंजाइम्स यूज़ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। तो इसमें हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट एक चीज़ होती है, ये हमारे दो पर्पस इसमें वो करते हैं, दो पर्पस हमारे इसमें सर्व करते हैं। क्या?
सबसे पहले तो ये हमारे सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करते हैं, कैटलिस्ट के लिए हमें सबस्ट्रेट की ज़रूरत होती है तो सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करते हैं। दूसरा, ये हमारा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसमें पॉलीमराइजेशन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी प्रोवाइड करने वाले वो होता है मॉलिक्यूल, वो होता है एटीपी। एटीपी इज़ नथिंग बट एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, और ये इसका जो काम होता है ये अपने बॉन्ड्स में एनर्जी वो करे रखता है, इसके बॉन्ड्स में एनर्जी होती है। इसी तरह हमारा जो ये होता है डीऑक्सीराइबो, क्या है ये, इसे नाम इसका मार्क कर लीजिए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। इसके जो फॉस्फेट होते हैं इसमें हमारे इसके फॉस्फेट्स हमारे हाई एनर्जी फॉस्फेट्स होते हैं, यही हमारे एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसका ये मार्क कर लीजिए कि ये हमारा सबस्ट्रेट की तरह काम करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब हमने डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के बारे में तो पढ़ लिया। अब इसके अलावा भी हमें बहुत सारे एंजाइम्स की ज़रूरत होती है जो हमारे हेल्प करते हैं रेप्लिकेशन के प्रोसेस में। तो वो एंजाइम क्या होते हैं? सबसे पहले तो जो हमारे डीएनए होता है, डीएनए हमारे हीलिक्स जो होता है बहुत लॉन्ग मॉलिक्यूल होता है। अब इस लॉन्ग मॉलिक्यूल को हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम इसको पूरे को एक बार में अलग कर देंगे। जैसे अगर हमने इसको पूरे को अलग कर दिया तो इसमें हमारी क्या हो सकता है? सबसे पहले तो मेन चीज़ तो है इसमें हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगी। इतनी एनर्जी अगर हम प्रोवाइड करने लगे तो बॉडी के और कोई प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा, इसमें इतनी सारी एनर्जी कंज्यूम होगी। सेकंड चीज़ ये है कि अगर हमने पूरे डीएनए को एकदम से अलग कर दिया तो इसमें म्यूटेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। म्यूटेशंस के चांसेस तो हमें कम ही रखने हैं ना, हमें नहीं चाहिए कि म्यूटेशन ज़्यादा हो, तो वही हमारा प्रोसेस इसमें होता है। तो अब इसको काउंटरएक्ट करने के लिए क्या करती है बॉडी? इसमें हमारा जो ये डीएनए का हीलिक्स होता है इसको ये बाकी तो हमारा बाउंड रहता है, ये बाउंडेड है आपस में, बस नीचे से ये हल्का सा खोलती है। जैसे आपने देखा होगा बॉडी हमारे जैकेट्स वगैरह में जिप होती है, जिप थोड़ी थोड़ी खुलती है, तो ऐसे ये थोड़ा सा यहाँ से इसको खोलते हैं, फिर ये वापस बाउंड हो जाता है। ये हमारा इसको थोड़ा सा रेप्लिकेट होता है, फिर ये वापस बाउंड हो जाता है, फिर आगे थोड़ा सा जिप की तरह खुलता है, फिर वो वापस बाउंड हो जाता है, फिर आगे खुलता है। तो ये ऐसे चलता रहता है। ये यहाँ पे हमारा थोड़ा थोड़ा सा खोल खोल के इसको करते हैं, और ये जो थोड़ी सी ओपनिंग होती है इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। ये आगे इसका डायग्राम दिया हुआ है, ये देखिए, ये रेप्लिकेशन फोर्क है। ये हमारा डीएनए है, ये डीएनए इस तरह होता है, ये इसको थोड़ा सा यहाँ से अनजिप कर देते हैं, खोल देते हैं, इसको कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। तो इसको यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। इन्होंने क्या बताया है यहाँ पे, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के अलावा हमारे और भी एडिशनल एंजाइम्स होते हैं। हमारे डीएनए का मॉलिक्यूल जो होता है इसकी 2 स्ट्रैंड्स जो हैं हम एकदम सेपरेट नहीं कर सकते एंटायर लेंथ में। क्यों? क्योंकि हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और रेप्लिकेशन जो है हमारा स्मॉल ओपनिंग्स में होता है। इस स्मॉल ओपनिंग्स को हम कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो है ये हमारा काम करता है सिर्फ एक डायरेक्शन में, और वो क्या डायरेक्शन है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन है। वैसे तो हमारे सारे पॉलीमरेज जो हम जितने भी इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे वो सारे हमारे 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में काम करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये मैंने बहुत बार देखा है कि लोग इस चीज़ में गलती करते हैं। जो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन इन्होंने दी हुई है, ये हमारे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की जो चेन वो फॉर्म करेगा उसकी होती है। जिस चेन पे ये काम करेगा वो चेन हमारी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है, क्योंकि आपको याद होगा डीएनए हमेशा एंटी पैरेलल होना चाहिए। व्हाट आई मीन टू से इज, मैं आपको आगे दिखाती हूँ इसमें डायग्राम में। जैसे रेप्लिकेशन फोर्क का है, ये आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लू से हमारी लाइंस दिखाई हुई हैं ये हमारा डीएनए है, टेम्पलेट डीएनए, ओरिजिनल पेरेंटल स्ट्रैंड है हमारी। और ये जो रेड लाइंस दिखाई हुई हैं ये इन्होंने दिखाया हुआ है कि ये हमारा वो चल रहा है, डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज चल रहा है हमारा। अब इसमें आपने देखा होगा कि वैसे तो उन्होंने बोला कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम काम करता है। नॉर्मली हम इस लाइन को पढ़ने से ये लगता है कि ये डीएनए की जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रैंड होगी वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी, बट दैट इज़ नॉट द केस। ये हमारा जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये जो नई इसने वो फॉर्म करी चेन, नई स्ट्रैंड जो फॉर्म करी उसकी पोलैरिटी होती है। जो ओरिजिनल पेरेंटल पोलैरिटी है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है हमारी। अब ये जो हमारी ये चीज़ होती है कि भाई 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये चलता है, ठीक है, ये तो हमने मान लिया। बट अब ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसकी इतनी रिजिड है कि ये इसके अलावा दूसरी डायरेक्शन में नहीं चल सकता। इसकी वजह से एक प्रॉब्लम आ जाती है। जो हमारी पेरेंटल 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड होती है पोलैरिटी, उस पर तो हमारा ये बिल्कुल स्ट्रेट चलता है, उसमें इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हिचेज नहीं आते, कोई इसमें स्टॉप्स नहीं आते। बट जो हमारी दूसरी स्ट्रैंड होती है जो
क्योंकि डीएनए आपको याद होगा एंटी पैरेलल होता है, तो दूसरी स्ट्रैंड की पोलैरिटी उल्टी होगी, ये 3 प्राइम ऊपर है 5 प्राइम नीचे है, तो इसमें हमारा ये ऐसे रुक रुक के चलेगा, क्योंकि ये इसमें ऐसे डायरेक्ट तो नहीं चल सकता, तो ऐसे इसमें ये थोड़ा सा हमारा, जैसे ये रेप्लिकेशन फोक है, ये खुला थोड़ा सा, इसमें यहाँ चला, इसमें यहाँ चला। अब फिर आगे क्या होगा, ये है हमारा, ये यहाँ पे ये और खुला, जो पहला खुला था वो वापस ज्वाइन हो गया, तो ये यहाँ पे चलेगा, ये यहाँ पे चलेगा। इस वजह से हमारे इसके ये छोटे छोटे से वो आ जाते हैं, क्या कहते हैं इसे, ये छोटे छोटे से फ्रैगमेंट्स आ जाते हैं, और ये फ्रैगमेंट्स हमारे जुड़े हुए नहीं होते। तो ये फ्रैगमेंट्स जो होते हैं इनको हम कहते हैं ओकाज़ाकी सेगमेंट्स। ये ओकाज़ाकी सेगमेंट्स जो होते हैं ये हमारे बाद में एक दूसरा एंजाइम आता है जिसको हम कहते हैं लाइगेज, वो जोड़ता है इन सेगमेंट्स को और इनको कंटिन्यूस बना देता है। अनदर थिंग जो आपको याद रखनी है, जो हमारा डीएनए है ये हमारा कौन सा एंजाइम खोलता है इसे, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है हेलिकेज। हेलिकेज, सिंस ये हमारा हेलिक्स होता है तो इससे आप याद रख सकते हैं डीएनए हेलिक्स को खोलता है हेलिकेज, तो हेलिकेज एंजाइम होता है वो हमारे डीएनए हेलिक्स को खोलता है। तो यही इन्होंने यहाँ पे हमें बताया है, हम मार्क कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हमारा किस डायरेक्शन में काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम में काम करता है। इस वजह से हमारी एक स्ट्रैंड जो होती है वो कंटिन्यूस होती है और दूसरी स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूस होती है। कौन सी कंटिन्यूस होती है, जिसकी पोलैरिटी हमारी होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और डिसकंटिन्यूस जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। डिसकंटिन्यूस जो हमारी स्ट्रैंड होती है उसमें जो सिंथेसाइज फ्रैगमेंट्स होते हैं वो हमारे ज्वाइन होते हैं डीएनए लाइगेज की हेल्प से। अब ये जो हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन का प्रोसेस है, पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है, ये हमारा एकदम से कहीं भी शुरू नहीं होता स्ट्रैंड के ऊपर। हमारी जो डीएनए होता है इसके ऊपर एक साइट प्रेजेंट होती है, उस रीजन को, उस जहाँ पे हमारा वो स्टार्ट होता है डीएनए रेप्लिकेशन, उस प्रोसेस, उस रीजन को हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या फिर ORI ओरी। तो इस रीजन को हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये हमारे ई कोलाई पे भी आइडेंटिफाई हुआ है, तो इसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ पे हमारा रेप्लिकेशन शुरू होता है, वेयर द रेप्लिकेशन ओरिजिनेट्स। अब ये इन्होंने बोला है कि ये जो हमारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली रीजन होता है इसकी वजह से ही हमें, जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे होते हैं, मतलब हम रिकॉम्बिनेशन करके अलग अलग डीएनए को ज्वाइन करके बना रहे होते हैं, तो उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमें दूसरे उसमें अपने साइट पे पहुंचाने के लिए वेक्टर्स की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि जो वेक्टर्स हैं वो हमारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए में ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होते। तो ये जो पूरा ये बोल रहा है ना इन्होंने, ये वेक्टर्स और रिकॉम्बिनेंट डीएनए वगैरह, ये हम बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आगे। अब नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं उसमें आपको याद होगा हमने पिछले साल पढ़ा था G1 फेज होता है सेल साइकिल का, G2 S फेज, तो उसमें S फेज सिंथेसिस फेज जो होता है उसमें हमारी रेप्लिकेशन होती है डीएनए की। अब जो हमारा रेप्लिकेशन हो रही है डीएनए की और फिर उसके बाद सेल डिवीजन हो रही है हमारी उस साइकिल में, तो ये हमारी हाईली कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच में कंटिन्यूस डायलॉग रहना चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं होगा, जैसे हमारी सेल रेप्लिकेट हो गई, हमारा डीएनए रेप्लिकेट हो गया और उसके बाद सेल डिवीजन नहीं हुआ, तो इसके बाद इसकी वजह से हमारी एक वो आ जाती है कंडीशन जिसको हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी क्या हुई हमारे, आप इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे अगर हमारी यहाँ पे लेट्स से हमारी जो डीएनए था उसकी n थी और वो हमारी 2n हो गई, पर हमारी सेल डिवाइड नहीं हुई, जो हमारा ये 2 में डिवाइड होना चाहिए था ये हमारा 1 में ही रह गया। तो जो एक सिंगल सेल है उसके पास जो डीएनए का वो होगा मटेरियल, वो उसका डबल है, जो कि उसके पास नहीं होना चाहिए था, सिंगल होना चाहिए था उसका। तो इस वजह से आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या क्या उसमें डिसऑर्डर्स डिजीजेज आ सकती है। तो ये पॉलीप्लॉइडी की जो कंडीशन होती है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। तो ये बहुत वो होती है, डेंजरस होती है, और ये इस वजह से आती है जब हमारे सेल रिप्लिकेशन के बाद, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद सेल डिवीजन नहीं होता है। तो इसको मार्क कर लीजिए कि हमारा एस फेज में हमारा रेप्लिकेशन होता है, और अगर हमारा फेलियर हो जाए सेल डिवीजन का रेप्लिकेशन के बाद तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी।